अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी की बात लगातार होती है। जयंत चौधरी अपने लोगों के लिए लाठी खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उनकी कमर ऐसी कोई इतनी कमजोर नहीं है कि वो अपने लोगों के संरक्षण के लिए। ठीक है, जब आपने कमर की बात कर दी, सबकी बात कर दी, तो वो चौन्नी वाला बयान भी, उस पर भी आप प्रतिक्रिया दे ही दीजिए। उन्होंने कहा था वो उस पे जवाब वो दे चुके हैं। आप पहली बार सांसद बने, क्या कह के टिकट मिला, क्या कहा जयंत चौधरी ने आपको किस बार टिकट दे दिया? जिस उम्र में जो है लोग मूढ़े डालते हैं घर पे चबूतरों पे और पानी पिलाते हैं, हमने भी किया वो काम जब तक हमारे पिता जीवित थे। उस उम्र में देश के सबसे बड़े सदन में चुन के उन्होंने भेजने का काम किया। आपके साथ क्या हुआ, आपको क्यों ऐसा करना पड़ा कि आपने जयंत चौधरी, अजीत चौधरी का साथ छोड़ा और फिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का साथ लिया? उसके बाद बात हुई कभी अखिलेश यादव से आपकी? मैंने कहा सामान्य शिष्टाचार हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। नाराजगी नहीं है? क्या नाराजगी है इसमें? क्या नाराजगी होती है? मलूक नागर जी मामा है हमारे। अब आप तो दोनों एक ही पार्टी में। मलूक नागर जी मामा है हमारे। अच्छा जी। हम उनके भांजे हैं, बात तो होगी। पिछली बार हमने उन्हें लड़ाया था, इस बार उन्होंने हमें लड़ा दिया। और जब उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे तो मिठाई का डब्बा यहीं यूपी तक के दफ्तर में लेके आऊंगा। एनडीए के साथ जाने का निर्णय आदरणीय जयंत चौधरी जी ने बहुत सोच समझ के लिया और आज वो कौशल विकास मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टेट में एक बहुत से नए आयाम लिखने का काम कर रहे हैं। जयंत चौधरी अपने सख्त समय में संघर्ष के समर से निकल के और निखर के आज मजबूत व्यक्तित्व के रूप में निकल के आए। क्या हुआ, लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? नहीं, अरेंज थी, फिर तो प्यार सबको करना पड़ता है। जिस उम्र में लोग सियासत में कार्यकर्ता बन रहे होते हैं, उस उम्र में एक शख्स एक बार विधायक बनता है और दूसरी बार सांसद बन जाता है, और ये क्रम बहुत छोटा है। पार्टी बदल जाती है, हालांकि सिंबल नहीं बदलता है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। एक नेताजी ये कहते हैं कि साथ देने का वादा किया था लेकिन वादा नहीं किया और वो उसको निभाया नहीं। लेकिन शख्स ये कहते हैं कि भाई हम अपने पार्टी के साथ बने हुए हैं। हम आज बतकही में बातचीत करेंगे आरएलडी के बिजनौर से वो सांसद जो इससे पहले विधायक थे और कभी समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स करते थे, अब जयंत चौधरी के सबसे अच्छे सहयोगियों में हैं। तो बातचीत आज चंदन चौहान के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रजत जी। मैं धन्यवाद करता हूँ यूपी तक का कि आपने अपने स्टूडियो में और ऐतिहासिक चैनल पे जो है अपनी बात रखने का मौका दिया। तो शुरुआत करें, मैं फॉर्मल शुरुआत को लेकर उससे पहले सबसे पहले जो एकदम बातचीत चल रही है, जिन चीज़ों की चर्चा है उस पर बात कर लेते हैं, उपचुनाव की। क्या मीरापुर उपचुनाव आपका परिवार लड़ने जा रहा है? देखिए, ये गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ लिया आपने। मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ और आदरणीय जयंत चौधरी जी और मेरे पार्टी का नेतृत्व जो मुझे लक्ष्य देता है मैं उसे पूरा करने का हमेशा मेहनत से प्रयास करता हूँ। रही बात मीरापुर सीट की, ये सच है कि मीरापुर सीट ने मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी को विधायक बनाया, सांसद बनाया। मेरे बाबा की राजनीति 1961 से वहाँ से स्टार्ट होके जिला पंचायत अध्यक्ष से और उप मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम किया। वो मीरापुर की शानदार जनता का काम था। और जब दुखद निधन हो गया मेरे पिता का, उसके बाद संभालने का काम किया तो वो भी मीरापुर क्षेत्र की जनता थी। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है। चौधरी चरण सिंह वादी लोग वहाँ रहते हैं, बाबू नारायण सिंह वादी लोग वहाँ रहते हैं। जो निर्णय हमारे नेता और नेतृत्व एनडीए करके भेजेगा वहाँ उसे सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या आपकी पार्टी मीरापुर लड़ने जा रही है? तो बता दीजिए, मिल रहा है गठबंधन में? गलत व्यक्ति से गलत सवाल। मैंने कहा ये निर्णय सब शीर्ष नेतृत्व के हैं। आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि वहाँ पार्टी कितनी मेहनत करेगी, उसका मैं जवाब आपको बेहतर दे सकता हूँ। पर ये निश्चित रूप से सीट, मैंने कहा चौधरी चरण सिंह वादी लोग वहाँ रहते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी की मजबूती वहाँ है। नहीं तो मैं ये कहूँ कि गुर्जर लड़ाएंगे या मुस्लिम लड़ाएंगे आरएलडी, ये तो बता दीजिए, इसकी बड़ी चर्चा है। जनरली जाति की बात नहीं करनी चाहिए, ना कोई एक जाति एक धर्म से आदमी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है उससे सफल हो सकता है। पर फिर भी चुनाव वो जीतेगा जिसे 36 बिरादरी का समर्थन मिलेगा। और ऐसे बहुत चेहरे एनडीए के पास और राष्ट्रीय लोकदल के पास हैं
जो बहुत मेहनती हैं, बहुत ऊर्जावान हैं और अपने नेता के आदेश का पालन करना चाहते हैं। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि सीट आपकी है, आपने ही छोड़ी, आप सांसद बन गए, तब खाली हो तो दावा तो बनता है ना आपका, ये तो आप कह सकते हैं कि दावा है मेरा इस पे। मेरा नहीं, पार्टी का मजबूत दावा है। आपका भी दावा होना चौधरी चरण सिंह वादी लोग वहाँ रहते हैं और उनकी आस्था है, और वो मैं इस एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ क्योंकि हम नेता बाई चांस नहीं रहते, हम वहीं हैं और जानते हैं अपने लोगों को, उनका मिजाज कैसा है, वो चाहते क्या है। उस बिहाफ में मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहने का काम करता हूँ कि वहाँ चौधरी चरण सिंह वादी रहते हैं और अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी के रिजल्ट को धरती पर उतारने का काम करने वो जानते हैं। पहली बार सांसद बने, क्या कह के टिकट मिला, क्या कहा जयंत चौधरी ने आपको कि इस बार टिकट दे दिया जाएगा? मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता जयंत चौधरी जी का। जैसा आपने कहा, जिस उम्र में जो है लोग मूढ़े डालते हैं घर पे चबूतरों पे और पानी पिलाते हैं, हमने भी किया वो काम जब तक हमारे पिता जीवित थे। उस उम्र में देश के सबसे बड़े सदन में चुन के उन्होंने भेजने का काम किया। मैं इसके लिए उनका ऋणी हूँ। आदरणीय चौधरी साहब ने जो एक यूथ आइडियल है और जानते हैं किस तरीके से नौजवानों को बेहतर अवसर देने हैं, किस तरीके से महिलाओं को और शिक्षित युवाओं को बेहतर ऑप्शन दे के राजनीति में लाना है, उन्होंने हमेशा बढ़ाने का काम किया, मोटिवेट करने का काम किया और ये फैसला उनका था। जो आवेदन का प्रोसीजर है उसको हमने फॉलो किया और उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार करके एक छोटी उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत का लोकतंत्र की व्यवस्था में उसमें जाके अपना जनता के पक्ष को कैसे रखा जाता है ये सीखने का मौका मिला। मैं इसके लिए अपने नेता का जीवन भर ऋणी। अखिलेश यादव जी से भी बात हुई थी टिकट को लेकर? अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी की बात लगातार होती थी और दोनों अभी भी होती है, सबकी होती है। जब सदन में हम बैठते हैं तो पार्टी के सभी लोग होते हैं, आपस में एक दूसरे को मिलना, शिष्टाचार जो सामान्य शिष्टाचार है उससे परे कोई नहीं। भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है और सर्व समाज के लोग एक दूसरे को बहुत खूबसूरती की तरह जो हमारा देश का सदन है, और आपके भी जिम्मेदार साथी वहाँ रहते हैं, पत्रकार बंधु रहते हैं और वो देखते हैं किस तरीके से जो सामान्य शिष्टाचार, अगर मैं कहूँ वर्ल्ड में सबसे अच्छा कहीं है तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में देखने को मिलता है। आपकी बातचीत, ये कहा गया, मतलब ये बहुत पश्चिम यूपी के बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी बातचीत लोकसभा की सीट को लेकर अखिलेश यादव से भी हो रही थी। मैंने कहा ना आपको, गलत व्यक्ति से गलत सवाल। मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का हूँ और सर, जो कैसे सामान्य? जो एक बार आप विधायक बन रहे हैं, सांसद बन जा रहे हैं। जो शीर्ष नेतृत्व की बंद कमरों की बात होती है वो सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ शेयर नहीं की जाती। गठबंधन किससे होना है, किससे रखना है, किससे हटना है, कैसे बेहतर अपने कार्यकर्ताओं का काम होता है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होता है। और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने उस निर्णय को लेने का काम किया और पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता होने के रूप में हम सब उनके साथ चलने का काम किया। चूंकि आपने चर्चा की अपने पिताजी की, तो थोड़ी बातचीत आपके परिवार के बारे में भी कर लेते हैं। जो जानकारी सोशल मीडिया पे, जो जानकारी गूगल पे उपलब्ध है कि 3 पीढ़ियों से आप राजनीति करते आ रहे हैं, आपका परिवार। आपके दादा इस उत्तर प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम रहे। क्या कहानी है? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बतौर बचपन आपका कैसे बीता, क्योंकि राजनीतिक परिवार के लोगों का बचपन कैसा होता है, ये बड़ा दिलचस्प लगता है जानने में। अगर आप इजाज़त दें, समय हो तो मैं बिल्कुल, 2-3 बिल्कुल। मिनट लेना चाहूँगा। एक नॉर्मल उत्तर प्रदेश के सामान्य किसान परिवार का हमारा जीवन यापन जो मैं सुनता आया हूँ, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है मैंने ना अपने दादा मैंने नहीं देखे, मेरे पैदा होने से ही पहले उनका देहांत हो चुका था। पर जो उनके लोग हैं और जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, हम उनकी बातें सुन के बड़े हुए। जनपद अनडिवाइडेड मुजफ्फरनगर जनपद था पूरा, जिसमें शामली भी इंक्लूडेड था। वहाँ कैराने के पास बीनड़ा गांव हमारा पड़ता था। वहाँ से सामान्य पढ़ाई करके बाबू नारायण सिंह जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सन 51 में मुजफ्फरनगर आए थे। एक पेशे के रूप में वो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमारे परिवार में थी तो वकालत उस समय की उन्होंने। उसके बाद मेरे पिताजी ने भी वकालत करी। मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, मेरी वाइफ भी लॉ ग्रेजुएट है, मेरा भाई भी।
लॉ ग्रेजुएट है। तो लॉयर, एज ए लॉयर फैमिली जब हेडक्वार्टर पे रहना मजबूरी हुआ करती थी, कोर्ट्स वहीं थी। उसके बाद जब कोर्ट में आ गई तो हमारे फैमिली में उस उम्र 19 साल उनकी उम्र रही होगी, 19-20 साल उम्र रही होगी। तो एक उन्हें शौक था दूध पीने का। तो दूध पीने का शौक था तो भाई दूध तो गाय या भैंस का चाहिए, उसके लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन के लिए घास चाहिए, घास, सब चीज़ का एक रिश्ता बनता चला गया। तो वहीं घर लिया, वहीं वो उन्होंने अपनी वकालत करी, सामाजिक जीवन वहीं से शुरुआत करा और 1961 में सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुन के आए थे। जब ये प्रैक्टिस नहीं थी जो आज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने की है, जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी उसमें। मतलब अभी तो लोग अब जो प्रैक्टिस है उसका जिक्र ना किया जाए तो अच्छा है, और उसका कैडर भी अच्छा था। जब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्रेटरी हुआ करते थे एज ए जिला पंचायत मेंबर के, जिले के नंबर 1 व्यक्ति कहा जाता था, शीर्ष कहा जाता था। 1961 में वो बन के आए और उसके बाद एक चौधरी चरण सिंह जी के साथ उन्होंने राजनीति करने का काम किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक संगठन जब पार्टी का दमकीपा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम, हाँ काफी पुरानी जी, 1967 में जिलाध्यक्ष बने थे हमारे बाबा आदरणीय चौधरी साहब ने बनाए थे। तो उसमें 9 की 9 विधानसभा चौधरी साहब जीत के गए थे जनपद मुजफ्फरनगर में पहली बार। 1974 में उन्हें चुनाव लड़े, फिर कोऑपरेटिव और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर रहे। 77 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें जो है डिप्टी सीएम रहने का काम किया और उसके बाद फिर चुनाव लड़े एमपी का भी, पर कई बार असफलता नहीं मिली। हाथ इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया था। हाँ, और उस लहर में वो सब ढह गए थे। वो उस बार वो 400 पार हुआ था जी। तो मुझे ध्यान है उसमें हम भी धराशायी हुए थे। 87 में उनका दुखद निधन हो गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण है। नसीरपुर में उनकी समाधि स्थल है जहाँ उस पर लिखा हुआ है संघर्षी जीवन है। तो सारा जीवन उन्होंने संघर्ष करके बनाया। और उसके बाद पिताजी, जब तक हमारे दादा जिंदा थे, हमारे पिताजी राजनीति में नहीं आए। और जब उनके देहांत के बाद, क्योंकि ऐसे समय चले गए थे वो, उसके बाद 27 साल की उम्र में सबसे पहले हमारे पिताजी कांधला चुनाव लड़के गए थे 89 में सर। और उसके बाद 96 में एमपी का चुनाव लड़ा। पर 97 में इसी मीरापुर सीट, जिसका नाम मोरना हुआ करता था, एक बहुत बड़े माफिया के सामने चुनाव जीत के गए थे। और उस साल मायावती जी और मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे थे, पर सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत मोरना विधानसभा पे होने का काम हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं ये इसलिए कहना का काम कर रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता हमारे यहाँ पंचायती है और राजनीतिक है, वो सही गलत का चुनाव करना जानती है। उन्होंने जब सही की लड़ाई लड़ना शुरुआत करी और वही सब चीज़ देख के हम आगे बढ़े। हम भी बचपन से वही चौधरी चरण सिंह जी की और बाबू नारायण सिंह जी गुट्टी पी के बड़े हुए, जिसके सिद्धांत, नियम और डिसिप्लिन बहुत मजबूत है, आवश्यकता है टिके रहने के लिए। जो मन करता है, वो बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं करी। शायद रजत भाई आप पिक्चर देखने चले होंगे पर हम नहीं देख पाए। नहीं, पिक्चर देखने का राजनीति से क्या लेना? बहुत चीज़ है बचपन में, हर चीज़ का नियम है। आप कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। पिक्चर देखना हो, मोटरसाइकिल चलाना हो, कहाँ खड़े होना है, कहाँ बैठना है, राजनीतिक जीवन के परिवार में पैदा होना, कह तो जाते हैं कि भाई परिवारवाद है, बस बहुत कठिन भी है। तो वो अनुशासन के नियमों के बारे में आती है चीज़ें। 2014 ज़्यादा मुश्किल साल रहा पिताजी? हाँ, पिता के जाने का बड़ा सेटबैक होता है। उम्र थोड़ी थी हमारी। क्या उम्र थी जब पिताजी का देहांत? पिताजी गुजरे 26 साल उम्र। शादी हो गई थी पर जिम्मेदारियां आ गई थी परिवार की, पर ज़रूरत थी उस समय पिता की सबसे ज़्यादा। माँ की ज़रूरत हमेशा रहती है, पर उस समय जब पिता हर समय हर पल याद आते हैं। ये मुझे भी, और आप, जिसके जीवन में नहीं है भगवान, जिसके नहीं देता वो उसकी कीमत जानता है। तो मैं इस नाते बता सकता हूँ
कि वो प्रेरणा है, उनके जीवन के मूल्य हमारे लिए लगातार हम उनको जीने का प्रयास करते हैं। और आज भी खैर चाहे मैं यहाँ भी बैठा हूँ, उनकी बहुत सी बातें मुझे आपके इंटरव्यू के आने से पहले तैयारियों के लिए उनकी बातें हमेशा जहन में रहती हैं। तो हर जगह मदद करते हैं, वो हमसे दूर नहीं है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज उनका ना होना कई बार ये जो इतनी सफलता है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो जब परिवार की बात हो रही है, आपके पिता की बात हो रही है, आपके पिता भी लगातार जयंत चौधरी उनके परिवार के साथ रहे, आपके दादा भी उसी परिवार के साथ रहे, चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ रहे। आपके साथ क्या हुआ? आपको क्यों ऐसा करना पड़ा कि आपने जयंत चौधरी, अजीत चौधरी का साथ छोड़ा और फिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का साथ लिया? क्या वजह रही, क्या घटनाक्रम रहा जिसके बाद आपने फैसला लिया? देखिए, राजनीति में कई घटनाक्रम होते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे हमेशा चलते आए और उन्हें भी धरती पुत्र कहा गया और उसी विचारधारा पे हमेशा चलने का काम किया। शायद आपकी जानकारी में ना हो, मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से जीत के 96 में गए थे। ये मैं आपको, शायद पूरी रिसर्च नहीं होगी, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगी। और आदरणीय हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी, जो मुलायम सिंह जी भी थे, और मायावती जी गठबंधन में सब साथ चुनाव लड़ने का फैसला करा, सब वही परिवार था। पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये निर्णय खाली मेरे नहीं थे जिस उम्र में पिता चले गए थे मेरे। ये एक सामाजिक और सामूहिक और पारिवारिक फैसले थे उस समय जो लिए गए। पिताजी मेरे मुझे ध्यान है, वो राष्ट्रीय लोकदल के झंडे में लिपट के उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। पर हाँ, ये भी सच्चाई है, ये राजनीति की शुरुआत हमने जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल पे पहले खतौली में चुनाव लड़के हमने की थी। नहीं, तो आपने जब खतौली से चुनाव लड़े, उसके बाद आप मीरापुर लड़े। मीरापुर जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आप जयंत चौधरी की पार्टी के सिंबल पर लड़े, आरएलडी के नल पे। तब अखिलेश यादव ने आपसे क्या कह के कहा कि आप जाइए आरएलडी की, क्योंकि उस वक्त भी आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? मैंने कहा ना, आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं। जो कार्यकर्ता होते हैं, तो आदेश आया होगा ना कि आप टिकटार्थी होते हैं, उन्हें फॉर्म ए और बी मिलता है, सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि कौन सा मिलता है क्या नहीं। वादा लिया था उन्होंने आपको भेजने से पहले, क्योंकि आप तो थे समाजवादी पार्टी। मैंने कहा आपको, जो कार्यकर्ता और जो सामान्य कार्यकर्ता होते हैं या टिकटार्थी होते हैं, उन्हें फॉर्म ए और बी मिलते हैं और इसे कहा जाता है कि फला तारीख को भर दिया जाए। उस जो दिशा निर्देश उस समय मिले हमने उन्हें भर के धरातल पे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का। और मीरापुर की विधानसभा का बता दूं, जितने मत मेरे पिता भी लड़े, दादा भी लड़े, वो परिस्थितियां, वोट कम थी, पर 1 लाख लगभग 7,800 कुछ वोट थी मेरी। इतने मत कभी पहले किसी को नहीं मिले थे। ये समीकरण था उस समय का। मैं ये बार बार अखिलेश यादव का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बाद में मीडिया में बहुत सारी बातें कही और उसमें एक बात ये भी हुई, चूँकि राज्यसभा का चुनाव हुआ जब आप मीरापुर से विधायक थे आरएलडी के सिंबल पे, और माना जाता था कि आप अखिलेश यादव के कोटे से विधायक हैं, क्योंकि गठबंधन में आप समाजवादी पार्टी के थे और आप सिंबल पर लड़े आरएलडी के। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ? आप पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने मुझसे वादा किया था, उन्होंने मुझसे गद्दारी की। ये सब अखिलेश यादव के। उन्होंने कहा था कि आपका साथ दूंगा, लेकिन जब साथ देने की बात आई तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। उनका इशारा उन विधायकों की तरफ था जो उनकी पार्टी के थे, गठबंधन में आरएलडी के टिकट से जीते थे, और उनको ये उम्मीद थी कि वो लोग साथ देंगे तो उनके 3 राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। देखिए, राजनीति में मैंने आपको पहले ही बताया, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे चलने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। मेरे खुद 3 पीढ़ी के संबंध हैं चौधरी साहब के परिवार से। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी चौधरी साहब की नीतियों को हमेशा मानते हुए आगे बढ़ने का काम किया उन्होंने। मैं फिर भी ये कहूँगा कि चौधरी साहब के परिवार को और विचारधारा को बढ़ाने का काम आज हम करने का काम कर रहे हैं। पर जिस पार्टी के साथ हैं, ये भी चौधरी चरण सिंह जी की सीख है, और उसके साथ आप सिंबल के साथ आप मेरे ख्याल से
ये ज़्यादा बड़ा, आज तो जो वो कह रहे हैं वो अलग बात है, फिर शायद आप भी कहते, उसके बाद बात हुई कभी अखिलेश यादव से आपकी? मैंने कहा सामान्य शिष्टाचार हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। नाराजगी नहीं है? क्या नाराजगी है उसमें, क्या नाराजगी होती है? उनकी कोई नाराजगी नहीं है आपसे? नहीं, मैं व्यक्ति का कोई मायने नहीं है चंदन चौहान के कोई मायने नहीं। मायने ये है कि हम अपने लोगों से, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उनकी लड़ाई ढंग से लड़ पा रहे हैं कि नहीं लड़ पा रहे। जो वादा अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने वोटर के साथ, जिनसे हमने वादे किए थे चुनाव में, आप ये पूछे चंदन चौहान की 2022 में जो चुनाव लड़ने से वक्त तुमने जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए, तो उस पर शायद मैं जवाब बेहतर अच्छी तरीके से दे पाऊंगा। उन वादों के लिए वो जो अधूरे काम हैं, हम राजनीति समाजी जीवन में, मैंने फिर भी कहा, मेरे पिता की बात याद आती है इस बात पे, वो कहा करते थे राजनीति समाजी जीवन का बहुत छोटा सा अंश है। तो हम राजनीति बहुत छोटी चीज़ है, सामाजिकता और समाज बड़ी चीज़ है, उसके मायने और उसको हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा, उन मूल्यों को। हमारे न्यूज रूम के कुछ सहयोगी भी हैं जो पीछे आपको दिख रहे होंगे काम करते, कुछ सवाल पूछना चाहे। मधुर है जी, मधुर। स्वागत है चंदन चौहान जी, थैंक यू आपका सो यूपी मच तक मधुर पर। जी। मेरे कुछ 2-3 सवाल हैं आपसे, और आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अभी तक हमारे सहयोगी रजत के सभी सवालों का जवाब आपने काफ़ी शानदार तरीके से दिया है। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है आपसे पहला कि आपने जिनकी जगह पर आप अभी लोकसभा सांसद बने हैं, बिजनौर में आप जैसे अभी लोकसभा सांसद हैं, आपसे पहले मलूक नागर जी वहाँ पर सांसद थे, तो आपकी बात हुई उनसे? क्योंकि पहले तो बात हो रही थी कि उनको टिकट मिल सकता है, फिर बाद में आपको टिकट दे दिया गया। मलूक नागर जी मामा है हमारे। अब आप तो दोनों एक ही पार्टी में। मलूक नागर जी मामा है हमारे। अच्छा जी। हम उनके भांजे हैं, बात तो होगी। पिछली बार हमने उन्हें लड़ाया था, इस बार उन्होंने हमें लड़ा दिया। पिछली बार उनके लिए हमने काम करा, घर घर जाके वोट मांगे, आप पता कर सकते हैं। पर सबसे पहले इस लोकसभा का जब निर्माण हुआ था 2002 में, मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी इसी गठबंधन से और इसी सिंबल पे जीत के गए थे। उसके बाद आदरणीय मलूक नागर जी के लिए हमने मेहनत करी, उन्हें चुनाव जिताया और इस बार उन्होंने हमें जिता दिया। जी बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे मिहिर भोज की जाति के लिए भी लगातार काफ़ी बयानबाजी होती है, तो आपको क्या लगता है कि मिहिर भोज राजपूत थे या? देखिए, मैं राजनीति में खासकर मैं बताना चाहूँगा, अब जिम्मेदारी का पद आ गया तो जिम्मेदार शब्दों का इस्तेमाल करना मेरी अनिवार्यता है और समाज को दिशा दिखाने का मैं किसी भी महापुरुष को किसी जाति या धर्म से नहीं जोड़ सकता। हम मिहिर भोज जी को पूछते हैं, हमारे आराध्य हैं, हम उनके वंशज हैं और ये मानते हैं और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। पर सच्चाई ये है कि हम अगर उनकी जाति या धर्म में बांटते हैं, हम उनका कैडर कम करने का काम कर रहे हैं। हम नहीं उन्हें कम करा सकते, वो हमारे पूज्य हैं और सब उन्हें पूजे, हम ये चाहते हैं। तो आपने जैसे कहा कि आप उनके वंशज हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो गुजर सब हम उनके वंशज हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े। इतना बड़ा इतिहासकार तो मैं हूँ नहीं, पर जितना सामान्य ज्ञान मेरे में है थोड़ा बहुत, वो हम जब से उन्हें देख के बड़े हुए हैं, उनके फोटोज, उनकी बातें सुन के, उनके पराक्रम की किस्से सुन के हम बड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बड़ा अर्थ रखते हैं वो। ना वो हमसे दूर हो सकते, ना हम उनसे दूर हो सकते। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी एक मांग होती है, उस पर आपकी क्या राय है कि मतलब एक अलग राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश से हटकर, तो क्या फ़ायदा रहेगा? या मेरे ख्याल से न्यूज़ रूम्स में बात करके ये इसका रिजल्ट कभी नहीं निकल सकता। ये सही प्लेटफॉर्म्स और सही जो जिन लोगों को निर्णय लेना है, अभी तो जो आप प्रक्रिया समझिए ना, सदन बना है बड़ा। हम जब जाते हैं सदन में बैठते हैं तो हमें खाली खाली लगता है, हमें पता है कि वहाँ सदन सदस्यों की संख्या बढ़नी है। अब संख्या बढ़नी है तो फिर वो लोकसभा का डिवीजन भी होगा, सब चीज़ों के निर्णय निकलेंगे। तो एक प्रक्रिया के दौर से देश चल रहा है, किस तरीके से अपने लोगों की बेहतर जीविका हम बना सकते हैं। आज संसद सदस्य के रूप में मैं जानता हूँ लगभग 18 लाख वोटर्स का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो मुश्किल है, काम आसान नहीं है। तो पर ये चाहते हैं कि अगर इसमें हाथ दो होंगे तो शायद उसमें बेहतर हम लोगों को ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं।
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर हरित प्रदेश एक अलग राज्य बनता है तो ये अच्छा रहेगा, मतलब उत्तर मैं प्रदेश के इस कहता हूँ हिस्से के भविष्य काम और मैकेनिज्म हमें बड़ा बनाना चाहिए। ये मैं फिर यही कहूँगा कि यहाँ न्यूज़ रूम्स में बहस करके इसका कोई रिजल्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। आप जो सही प्लेटफॉर्म्स हैं, सदन में चर्चा हो इस बात पे, मैं इसका पक्षता हूँ। जी बिल्कुल। नहीं, ये इस पे एक सवाल मैं जोड़ देता हूँ जो मधुर पूछ रहे थे कि आप जिस पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं उनके दो लोगों के अलग अलग बयान हैं। एक पूर्व मुजफ्फरनगर के सांसद हैं संजीव बालियान, उनको लगता है कि हरित प्रदेश बन जाना चाहिए, और दूसरे एक पूर्व विधायक हैं वो मैं किसी के बयान का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने बयान का जिम्मेदार हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि छोटी उम्र में आपने ज्यादा मौका नहीं, दिया, मैं विधायक आप बना मत दिया। दीजिए, लेकिन मैं आपको बयान बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बढ़ गया तो दूसरा पाकिस्तान होगा, मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखिए, ऐसी बातें मुझे तो अच्छी लगती थी। बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, तो हम अदब के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा हमेशा, और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक हिंदुस्तान के जो है अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और वही गंगा जमुना तहजीब और वही चौधरी चरण सिंह जी की नीति जो हमें आगे प्रेरणा देती है बढ़ने के लिए, वो प्रत्येक पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के मनों में है। चंदन जी, देखिए, आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछे गए, आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर और आपकी पार्टी के राजनीतिक सफर तक पूछे गए। जी। अब सवाल मेरा जयंत चौधरी को लेकर रहेगा आपसे। आपने देखा कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हैं चुनाव से ठीक पहले, और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें, उसके बाद मंत्री पद मिलता है। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में चुनाव हुए, उसके नतीजे आए, बीजेपी को शानदार जीत मिली, जिसकी शायद बीजेपी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। आपको एक छोटा सा पोस्ट बताते, जयंत चौधरी ने विश किया बीजेपी की जीत पर एक्स पर, जिस पर जब मैंने कमेंट सेक्शन खोला, उस पर मैंने खबर भी बनाई थी, तो कमेंट सेक्शन ये भरा हुआ था इन शब्दों से कि आपने अपने समाज को धोखा दिया। और जयंत चौधरी जी, आपको सामने आना चाहिए। बीजेपी का एक दस्तूर रहा है कि बीजेपी में जो पार्टी शामिल होती है उसका अपना अस्तित्व चला जाता है। जयंत चौधरी मंत्री बनते हैं, आप उनकी पार्टी के अपने आप को कार्यकर्ता सिपाही बताते हैं, तो आपको लगता है कि जाटों का एक बड़ा जो धड़ा है वो जयंत चौधरी से नाराज है, और जयंत चौधरी को शायद खुलकर इस चीज में सामने भी आना चाहिए? जयंत चौधरी जाटों के नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सबसे बड़े चौधरी हैं। और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ना हमारी पार्टी ना हमारे नेता उन कमेंट सेक्शन के हिसाब से चलेगी, ना कभी बड़े पहले नेता भी चली तो है। कहते हैं ना, किसान नेता राकेश टिकैत को देख लीजिए, उन्होंने भी इस पर सवाल किसान उठाए थे। नेता वो है जो किसानों की बात, जयंत चौधरी जी की एक एक बूंद खून की किसानों के हितों के लिए हमेशा लड़ने का काम करेगी। ये वो खून है जो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह जी का वारिस है, जिसे एक्स पे बने कमेंट्स का कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो संघर्ष करना जानती है। वो जो ये कमेंट्स आते कहाँ से हैं? सोशल मीडिया बड़ी चीज़ है, हम भी सीखने का काम कर रहे हैं। अभी जल्दी हम भी किसान लोग सीख जाएंगे तो जवाब देना भी आ जाएगा। पर मैं ये बता रहा हूँ जयंत चौधरी जी के बारे में, क्योंकि मैं निकट रहता हूँ उनके, मैं जानता हूँ, मैं 3 पीढ़ियों से मैंने उनकी लड़ाइयाँ लड़ते हुए देखी है। मैं इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, मधुर जी हैं, रजत जी हैं, बहन का तो नाम नहीं मुझे बताया उन्होंने, मैं इसलिए सबसे उनकी चिंता 24 घंटे किसान हित के लिए, और वो छोटी से छोटी बारीक चीज़ को जानते हैं, किस तरीके से अपने किसानों का भला हो और किस तरीके से उसे नए ज़माने के साथ जोड़ के चला जाए। वो दिशा देने वाले नेता हैं, चाहे उनको नुकसान भी उठाना पड़े तो 10 साल बिना पद पे रह के भी उन्होंने उठाने का काम। लेकिन चंदन जी, एक बात तो शायद आप भी एक्सेप्ट करेंगे, मेरा नाम गौरांशी है। अच्छा, गौरांशी जी, आप भी एक बात एक्सेप्ट करेंगे कि जब से जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थामा है, तब से 2 धड़ों में लोग बट गए हैं। एक जयंत चौधरी के समर्थक अभी भी है, और एक ऐसा धड़ा है जिसमें नाराजगी है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक धड़ा नाराज है तुम उसके बारे में कुछ सोचे ना, हमें उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या एक प्लान होगा जयंत चौधरी का उन लोगों की नाराजगी दूर करने का? देखिए मैम, नाराजगी कोई अंश नहीं होता राजनीति में, बात मैं नहीं मानता। एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स में, राजनीति में, मैं तो नया हूँ, आप तो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हो, रिजल्ट मैटर्स। 100%, 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा में है, और जब उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे तो मिठाई का डब्बा यहीं यूपी तक के दफ्तर में लेके आऊँगा। और इसके बाद कुछ कहने की मेरे ख्याल से आवश्यकता रहती नहीं है। वो नाराज़गी कहाँ है, कैसे हैं, जब जाते हैं आप चलिए। जयंत चौधरी से इतने खुश हैं, मैं कह रहा हूँ इतने खुश किसी से भी नहीं है लोग।
चलिए, जयंत चौधरी को लेकर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। क्रेडिबिलिटी को लेकर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठा है। कई बार विपक्ष के बड़े नेताओं ने कहा कि जयंत चौधरी को अपनी भूल सुधारनी चाहिए और वापस इंडिया अलायंस में आ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए में शामिल होने का फैसला बदलेगा या फिर वो अपने फैसले पर अटल रहेंगे? मैंने फिर कहा, गलत व्यक्ति से गलत सवाल। ये सवाल शीर्ष नेतृत्व के होते हैं, पर एनडीए के साथ जाने का निर्णय आदरणीय जयंत चौधरी जी ने बहुत सोच समझ के लिया और आज वो कौशल विकास मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टेट में एक बहुत से नए आयाम लिखने का काम कर रहे हैं। उन्हें अच्छा समय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा विश्वास करके चल रहे हैं और उस विश्वास पे वो खरा उतरेंगे। अभी बिजनौर के अंदर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने एक वाक्य में मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। जब बेरोजगारी की चर्चा हुई, उन्होंने सबसे बड़ा कौशल मेला लगा के वहाँ 4000 बच्चों को एक दिन में ऑफर लेटर्स पकड़ाने का काम किया। तो जहाँ ऐसे काम हो रहे हो तो फिर इन बातों को करना बेईमानी है। हाँ, चंदन जी, मेरा एक सवाल आपसे उपचुनाव को लेकर है जी। कि मीरापुर, हम देख रहे मीरापुर में उपचुनाव होना है, लेकिन मीरापुर जिन बाकी यूपी के 10 सीटों पे चुनाव होना है, वो मीरापुर अभी हॉट सीट बन चुकी है। और इस सीट पे हम देखें तो मायावती ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने उस सीट पे प्रभारी बना दिया है। दोनों पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। तो बाकी सपा और कांग्रेस गठबंधन है ही। तो मीरापुर उपचुनाव आरएलडी के लिए कितनी कठिनाई देने वाली है? नहीं, आरएलडी के लिए कठिनाई इसलिए नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम जहाँ रहते हैं वो चौधरी चरण सिंह वादी लोगों का क्षेत्र है और वो सब लोग जब चौधरी चरण सिंह जी के वारिस आदरणीय जयंत चौधरी जी वहाँ जाके बैठते हैं, उसके बाद सारी बातों को भुला के अपने नेता के साथ उतरने का काम करते हैं, क्योंकि उनके हित हमेशा सुरक्षित रहने का काम। मीरापुर की बात है तो आप जानते होंगे, मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की बात थी। सबसे बड़ी लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी और आदरणीय जब विपक्ष में थे विपक्ष की भूमिका में लड़ी और जब सत्ता में आए तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करने खुद जयंत चौधरी जी गए। उस सबसे बड़ी समस्या को हल करने का काम किया तो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश ने, उन्होंने करने का काम किया। गंगा की अविरल धारा लाने की बात हुई, शुक्र तीर्थ विकास परिषद की घोषणा कराने की बात हुई, 39 से अधिक सड़कें बनाने की काम हुई। तो जब काम में और विकास में और समस्याओं में और दुख में हम खड़े हैं तो जनता किसके साथ जाएगी? जनता निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल परिवार और एनडीए के साथ रहने का काम करेगी। हाँ, चंदन जी नमस्कार, मेरा नाम सैयद है। सैयद भाई, कई लोगों का ऐसा मानना है कि आपका जो अलायंस हुआ बीजेपी के साथ, जो आप गठबंधन किया आपने, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो छिटका है। तो इसको लेकर आपकी क्या सोच? ये कैसे बताएं, कहाँ से आई रिपोर्ट? ये रिपोर्ट ही निराधार है। आप बूथ उठा के देखें हमारे, जहाँ मैं चुनाव लड़के आया हूँ, प्रत्येक बूथ पे ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ शून्य पे हो। हर जगह वोट है, हर जगह समर्थन है और हर जगह दावत है। जब चलना चाहे सैयद भाई, आप और हम घूम के आएंगे क्षेत्र में, हर जगह दावत और वोट के साथ मिलने का काम हो। ये बात जो मुस्लिम वोटों की छिड़ी है, मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ आपसे, एक दो सवाल इसमें लेके। एक आरोप आपकी सरकार पे लग रहा है, जो सरकार आपकी इस वक्त चल रही, मैं एनडीए सरकार की बात कर रहा हूँ, नाम देखकर, जाति देखकर, धर्म देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि कानून अपना काम अच्छा करें, अधिकारी कोई भी न्याय करने का काम करें, और अगर आप ऐसी कोई घटना जो प्रूफ हो कोर्ट में, उस पर कचहरी, कोर्ट, अदालत, कानून उस अधिकारी के खिलाफ काम करें। उसमें कहीं भी किसी जाति, किसी धर्म, अपराधी कोई जाति धर्म नहीं होती। अपराधी जो होता है वो अपराध करने, मानसिकता, क्रिमिनल मेंटेलिटी अलग होती है, और ये भी नहीं पता कि गरीब की है कि अमीर की है, या किसी जाति की है या किसी इलाके की है। अगर उसे हम क्षेत्र में, जाति में और वर्ग से जोड़ने का काम करेंगे तो शायद अपराध पे अंकुश लगाने का काम नहीं करेंगे। अगर कहीं ये घटना है जैसी आपने बताई, तो उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा, सबसे पहले हम होने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है, ये एक जो कहते हैं मैंडेट जो है बनाने का काम हो रहा है। अगर कहीं ऐसा होगा तो उसका विरोध कहीं कोई करेगा तो राष्ट्रीय लोकदल हमेशा अपने प्रत्येक वर्ग के साथ, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ वर्चस्व है हमारा,
यहाँ इस प्रकार की कोई घटना ना पहले हुई ना कभी आगे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया और डेटा भी ये कहता है कि इनकाउंटर जो है वो सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो मुसलमानों का हो रहा है, अगर आप उसको जातिगत आधार पर बांट कर देखते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि उसको जोड़ देते हैं, वो थोड़ा सा वो उसको पीडीए कर देते हैं और वो कहते हैं कि पीडीए पे हो रहा है, गोली चल रही है तो यादवों पे चल रही है, गोली चल रही है तो मुसलमान पे चल रही है। और दूसरा आरोप इसमें बड़ा ये है कि आपने कोर्ट कचहरी की बात की, वो कह रहे हैं कि जब पुलिस ही न्याय कर दे रही है, पुलिस ही एनकाउंटर कर दे रही है, जब पुलिस प्रशासन ही बुलडोजर चला दे रहा है तो कोर्ट कचहरी कहाँ रह जा रही है। देख भाई साहब, ऐसा है कि आज भी देश हमारा संविधान से और कानून से चलता है। मैंने बहुत बड़े बड़े नेताओं को सदन में और माइकों पे, आपके जिम्मेदार माइकों पे कहते सुना है कि जो सर्वोच्च अदालत ने निर्णय ले लिया हम उसके समर्थन में हैं। तो ये विश्वास आज भी हमारे कानून में और संविधान में सभी लोगों का है। अगर कोई ऐसी घटना हुई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने का प्रावधान कानून के अंतर्गत है, उसके खिलाफ भी कोर्ट सख्त हैं, उसके लिए भी कानून है। मेरा इतना कहना है कि अगर पहली बात तो हुई नहीं, अगर हुई हैं ऐसी घटनाएं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होकर जिसने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे होगा। ऐसा कोई उदाहरण अगर कोई होगा तो निश्चित रूप से मैं रिसर्च के साथ आऊँगा तो मैं अच्छा जवाब बेहतर दे पाऊंगा आपको। चलिए अच्छा, एक दो तीन कुछ सवाल और लेता हूँ आखिर में चलते चलते। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद, आपकी पार्टी, उम्मीद है कि आपके बड़े अच्छे मित्र होंगे, क्योंकि पश्चिम यूपी के जितने नेताओं से मिला मैं, वो सब यही कहते हैं कि हम एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र हैं। आपकी पार्टी के भी जयंत जी के साथ उन्होंने अच्छी राजनीति की, राजस्थान गए साथ में, अखिलेश यादव वो महू गए साथ में, जयंत जी। क्या हुआ ऐसा कि वो आपके साथ नहीं है, आप लोगों ने नहीं बुलाया गठबंधन में? देखिए, बिजनौर जनपद की 2 सीट हैं, नगीना और बिजनौर। एक से मैं सांसद हूँ, एक से वो सांसद है। हमारी उनकी काउंटिंग साथ में हुई, पर उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी वो अलग काम करती है। हम चौधरी चरण सिंह वादी लोग अपने नेता, अपने आइडियल आदरणीय जयंत चौधरी जी के आदर्श पे चलने का काम करते हैं। दोनों टॉप लीडरशिप हैं, उनके संबंध और संवाद और पॉलिटिकल निर्णय वो दोनों सक्षम हैं लेने में। तो वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चंदन जी, देश की सियासत में बहुत कम ऐसे नेता हुए जिनके कद के आगे उनके पद की कोई वैल्यू नहीं थी। चौधरी चरण सिंह उनमें से एक थे। उनका कद देश की सियासत में इस तरह से है कि हर कोई उन्हें जानता है। जयंत चौधरी पर जब लाठी चली थी, किसानों की वो लाठी, तब के जयंत चौधरी और अब के जयंत चौधरी में क्या अंतर है? क्या उन लाठी को जयंत चौधरी या उनकी पार्टी भूल चुकी है? देखिए, सख्त समय, टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। जयंत चौधरी अपने सख्त समय में संघर्ष के समर से निकल के और निखर के आज मजबूत व्यक्तित्व के रूप में निकल के आए। मैं इतना जानता हूँ, देश का युवा, देश का किसान, देश का नौजवान आज आदरणीय चौधरी साहब के नेतृत्व को अपना चुका है, विश्वास रखता है। और जितना मैं जानता हूँ आदरणीय चौधरी साहब को, वो पूरी अपनी जो 100% से भी 110% देने का काम करते हैं। चाहे उनका मंत्रालय का काम हो, पार्टी संभालने का काम हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने का काम हो, वो हमेशा जुड़ के आगे चलने का काम करते हैं। पर आज मैं कहूँगा जिम्मेदारी के साथ, ये आपने याद किया चौधरी चरण सिंह जी को कि उनका कद पद से बड़ा है, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह जी के सच्चे वारिस हैं और उसकी पद की और कद की गरिमा को बना के रखने का काम करें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उन बयानों की तहकीकात होती रहती है और वो बयान आज के दौर में गायब नहीं होते। सोशल मीडिया के इस दौर में उन्होंने तब कहा था कि धिक्कार है इस सरकार को जो लाठियां चलाती है किसानों पर और किसान नेताओं पर। इन बयानों को जब उसके आर्काइव में हम लोग जाते हैं, देखते हैं उन बयानों को, तब के जयंत चौधरी में और अब के जयंत चौधरी में फ़र्क नज़र आता है। वो लहजा थोड़ा बदला इसमें मैं जवाब देने का काम करूँगा। फ़र्क होता है, पर राजनीति में, लोकतंत्र में अल्टीमेट जनता है। जब जनता ने मैंडेट दिया विपक्ष में रहने का, अब जनता ने मैंडेट दिया आपको सत्ता में कह के कि यहाँ खड़े रहो और हमारा काम करने का काम करो। ये जनता तय करती है कि भूमिकाएं, आपकी भूमिकाएं बदलती हैं लोकतंत्र में। आज
पहले आज तक था, यूपी तक है। सत्ता के लिए भूमिकाएं बदलती है। पहले आज तक था, अब यूपी तक है। पहले टीवी चैनल था, आज यूट्यूब है। तो भूमिकाएं बदलती हैं, समय आता है। आज जनता चाहती है कि हम यूट्यूब पे ज्यादा दिखें। नहीं, लेकिन एक पत्रकारिता की विचारधारा होती है कि हम सब पत्रकार हैं ये और पत्रकारिता हमारा धर्म है। जनता- लेकिन जब आप जनता दो ने- ध्रुव की जनता राजनीति ने करते स्वीकार करा पहले टीवी देखना, आज स्वीकार करा मोबाइल देखना। अल्टीमेटली जो हमारे एंड यूजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं तय करना कि कब आप विपक्ष में रह के हमारे लिए लाठी खाएं और कब आप सत्ता में जाके पॉलिसी बनाएं। आज जनता ने मैंडेट दिया, इस विश्वास से दिया कि ये सरकार एनडीए की मजबूत सरकार है और उसमें आप किस रूप से जाके वहां बैठे हैं सदन में जाके और हमारे लिए बेहतर काम करने का काम ठीक करें। है। डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि चुनाव डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, महज एक हिस्सा है। जब हम चुनाव जीत कर आप जैसे लोग संसद पहुंचते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, उस लाठीचार्ज का कोई गम है पार्टी को? आप सांसद हैं अब उस पार्टी का, क्या लगता है आपको कि वो जो कुछ भी हुआ वो बुरा? जयंत चौधरी अपने लोगों के लिए लाठी खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उनकी कमर ऐसी कोई इतनी कमजोर नहीं है कि वो अपने लोगों के संरक्षण के लिए। ठीक है, जब चाहे आपने हमेशा- कमर की बात कर दी, हाँ। सबकी बात कर दी, जी। तो वो चौन्नी वाला बयान भी, उस पर भी आप प्रतिक्रिया दे ही दीजिए। उन्होंने कहा था वो कि उस पे जवाब वो दे चुके हैं आपको, वो उनका जवाब था। शुक्रिया। चूंकि काफी सारी बातें हो गई हैं, समय अब लगभग इंटरव्यू का खत्म हो चला है। कुछ रैपिड फायर सवाल पूछ लेता हूँ, छोटे छोटे जवाब। आई विल ट्राई माय फर्स्ट रैपिड फायर राउंड। आई थिंक हाँ, ये वैसा नहीं है कि हम आपको जाते हुए गिफ्ट हैम्पर दे देंगे जिस तरीके से बाकी जगह होते हैं। Okay. लेकिन हम कुछ पूछ लेते हैं। शो का नाम नहीं लेना चाह रहा मैं लेकिन ये है कि अगर अगले पीएम की बात की जाए तो योगी या अमित शाह? अभी तो नरेंद्र मोदी जी ही पीएम है और अभी नो वैकेंसी उन्होंने कह भी रखा है। फिर भी आपकी पसंद? नहीं, हमारी तो उम्र अभी छोटी है, अभी तो बहुत कुछ है। राहुल या अखिलेश? ये कैसा सवाल है? ये सवाल है कि किसको चुनेंगे आप अगर आपके पास ऑप्शन हो तो इनमें से? नहीं, जयंत चौधरी। ऑप्शन से बाहर? अभी तो जयंत चौधरी है। ठीक है। बहुजन पॉलिटिक्स को लेकर भी बड़ा सवाल होता है और दो बड़े चेहरे नजर आते हैं, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद। देखिए, जो संघर्ष करेगा वो बढ़ेगा। आपको क्या लग रहा है कौन संघर्ष कौन दिखता है ज्यादा यूपी तक पे? ठीक है, तो चलते चलते एक आखिरी सवाल। मैंने आपके परिवार के बारे में बहुत सारी बातचीत की, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा होती है और ये बहुत आपके समर्थक शायद जानते हो लेकिन जो आपके फैन है वो नहीं जानते कि क्या हुआ, लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? नहीं, अरेंज थी, फिर तो प्यार सबको करना पड़ता है। ये वीडियो वहां भी जाएगा? हाँ, वहां भी जाएगा। तो चंदन जी, इसी एक हंसते मुस्कुराते माहौल में हम आपसे एक तरीके से आपको शुक्रिया कहेंगे। आपने हमसे बातचीत की, कैसी लगी बातचीत आपको? बहुत अच्छी लगी और आशा करता हूँ कि इसी माहौल में जब भी कभी बुलाएंगे यूपी तक पे आप मंच पे, मैं हमेशा हाजिर रहने का काम करूँ। शुक्रिया। तो आप सभी दर्शकों से एक अपील कि आपको ये बत कही का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।